हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग सब एक सीरीज के तहत मैं आप लोगों को 100 जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एक मिसलिनियस होंगे, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट से मिलाकर आपके सामने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। ठीक है, जो किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी के एनटीपीसी या फिर दारोगा, स्टेट पुलिस या फिर बीपीएससी, बीएसएससी और यूपीएससी यानी अदर्स एग्जाम, कोई भी कम्पिटिटिव परीक्षा हो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इन सारे प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। और यदि आपको इसके आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और कलम लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। और आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर आपको पता है। अन्यथा दोस्तों, इसका आप आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए सबसे बड़ा एक होता है प्रैक्टिस। ठीक है, आप कुछ भी पढ़ लें, कहीं भी पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो पढ़ा हुआ आपके लिए अधूरा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को जो है 100 जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं कराऊँगा। ठीक है, और ये आपके जो कि वीकली होगी। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी हमारे पास समय की कमी है, इसलिए अभी वीकली एक क्लास चलेगी। ठीक है, उसके बाद जो है एक कंटिन्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं और आप इसे बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है भाग 1 में, भाग 6 में, भाग 2 में या फिर भाग 9 में। तो आप इसे बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो भाग 1 है, भाग 6 है, भाग 2 है या भाग 9 है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर बात करें हम तो अगर 2 की बात करें हम तो भाग 2 में जो है भारत के जो कि नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को इसमें बताया गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर भाग 2 को लगाकर आप निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता का प्रदान करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन 1 है कि दोहरी नागरिकता, ऑप्शन देखते हैं कि एकल नागरिकता, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। दोस्तों, आप बताने के प्रयास करेंगे कि भारत में, ठीक है, नागरिकता प्रदान करती है, कैसी नागरिकता है। ठीक है, तो आप इसे आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, भारत में अगर देखा जाए तो एकल नागरिकता है। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों का जो है एक ही नागरिकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एकल नागरिकता लगाने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर केवल क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको डिटेल्स में और विथ डिस्कशन के साथ हमारे प्लेलिस्ट में वहाँ पर बने हुए हैं और आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यहाँ मैं केवल आपके सामने मैं केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और मैं ये आपके सामने लेकर आया हूँ कि आपने 1 वीक में जो भी मैं पढ़ाया, आपने कितने अच्छे से आपने पढ़ा, या फिर कहीं भी आप पढ़े हों तो आपको तो इतना पता होगा। ठीक है, आप तो क्वेश्चन से समझ रहे होंगे कि किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है और हमारे साथ आप इसके आंसर आप देते चलिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ देखते क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, कैसे? जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा, या भारतीय बैंकों में धन को जमा करके। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखें कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है कैसे? तो भारतीय जो बैंकों में धन को जमा करके आप जो भारतीय नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इस प्रकार से यहाँ लगाकर निकल जाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता को खो देगा। ठीक, कैसे खो देगा? तो ऑप्शन है कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता हो, या फिर स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त करता हो, या फिर किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता हो, या सरकार की आलोचना करता हो। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है कि ऑप्शन 1 में बता रहा है कि 1, 2, 3, या फिर ऑप्शन सी में 1 या 2, या ऑप्शन बी में 2, 3, 4, या ऑप्शन डी में 1, 4। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे कि भारत का एक नागरिक अपने नागरिकता को कैसे खो देगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें पहला ऑप्शन की, तो ठीक है कि भारतीय नागरिकता का परित्याग अगर कर देता है तो अपनी नागरिकता खो देगा। उसको स्वेच्छा से अन्य देश की अगर नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तो भी नागरिकता को खो देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है 1 और 2 को यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है
कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है, या फिर जिस व्यक्ति को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से आपको सही बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो आप इसके आंसर आप इस कोड के सहारे बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें हो रही है कि भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर 1 जो आप देख सकते हैं कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास की बात कही गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से केवल आप एक आंसर यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आप 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन जो भारतीय डाक धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हत नहीं है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बातें कही जा रही है। तो आप देखेंगे ऑप्शन 1 है कि एक अवयस्क बच्चा जिसकी अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, या बी ऑप्शन भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, या सी ऑप्शन वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो, या डी ऑप्शन एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है, ठीक है, किंतु उनके पितामह या पितामाही जो कि माता माँ या माता माही जो कोई दादा दादी नाना नानी की बातें कही जा रही है, जो कि संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर सी ऑप्शन की बात करें हम, तो वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान अगर प्रवासी हो गए हैं तो उन्हें जो है भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हत नहीं है, ठीक है। बाकी सभी को यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने की बातें करें, ठीक है। तो आप कीजिए। पहला ऑप्शन है कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 के 1 से लेकर 371 के जो आई तक अंतर्विष्ट किए गए, ठीक है। बी ऑप्शन है कि भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र संघ और राज्य है किंतु नागरिकता एक घरी है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन 3 देखेंगे, कोई व्यक्ति जो देशीकरण के द्वारा भारत का नागरिक है तो कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है, कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है, बातें कही जा रही हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर ऑप्शन 1 की बातें कही जाए, ठीक है, तो नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के 1 से लेकर 371 के आई तक जो अंतर्विष्ट किए गए, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अगर बी ऑप्शन की बात करते यहाँ पर देखिए, बी ऑप्शन डायरेक्टली कह रहा है किंतु यहाँ पर एक ही नागरिकता नहीं, यहाँ पर जो कि अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 2 तो होगा नहीं। अगर आप 3 की बात करें तो कोई व्यक्ति जो देशीकरण के द्वारा अगर भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वही कही जा रही है तो अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया, ऐसा नहीं दोस्तों, कभी भी इसको वंचित किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से ऑप्शन 1 को जो आप यहाँ पर टिक करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस देश में दोहरे नागरिकता यानी कि देख सकते हैं कि पॉलिसी ऑफ ड्यू जो कि सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे कि किस देश में, ठीक है, दोहरे नागरिकता के प्रावधान किया गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के तो यहाँ पर दोहरे नागरिकता की प्रावधान किया गया, केंद्र का भी है और राज्य का भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, ठीक है। तो पहला है कि चुनाव आयोग है, राष्ट्रपति है, संसद एवं राज्यों के जो विधानसभा है सम्मिलित रूप से, या फिर सांसद। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें की जाए नागरिकता के अर्जन करने हेतु शर्तों के अगर नियत करने के लिए सक्षम अगर कोई है तो कौन है, सांसद है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सांसद लगाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है कि 10 दिसंबर 2019 को, 11 दिसंबर 2019 को, 12 दिसंबर 2019 को या फिर 13 दिसंबर 2019 को। तो आप इसका आंसर लगाने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें की जा रही, ठीक है, कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की, ठीक है, तो इसे संसद के द्वारा कब पारित किया गया, तो 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है। तो आप यहाँ पर लगाने का प्रयास करेंगे।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि ISS विश्व कप जो कि ब्यूनस आयर्स 2025 में मेडल टैली में भारत को कौन सा पदक मिला है, ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है, कि ISS विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में मेडल टैली में भारत को कौन सा पदक हासिल हुआ है, तो आप इसका जल्दी से आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात की जाए तो भारत को कौन सा दूसरा यहाँ पर पदक मिला, ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा कि ISS विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 मेडल टैली में बात करें तो भारत को दूसरा स्थान हासिल हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 31 मार्च 2025 के अंत में भारत में अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता कितनी थी, ठीक है, तो ऑप्शन है कि ए है कि 220.10 मिलियन गीगावाट, या फिर 420.10 गीगावाट, या फिर 520.10 गीगावाट, या 720.10 गीगावाट। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, 31 मार्च 2025 के अंत तक बात की जाए तो भारत में अक्षय ऊर्जा की अगर कुल स्थापित क्षमता की बात की जाए तो 220.10 गीगावाट है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लगाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी के द्वारा मानद डायरेक्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, दलाई लामा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप को। तो आप यह बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए कॉन्स्टेंटाइन अगर द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी की बात करें हम, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी को मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो यहाँ आप लगाने के प्रयास करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी को। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि पहली पंचायत उन्नति सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों यानी कि फ्रंट रनर पंचायतें में पहले स्थान पर कौन है, ठीक है, तो ऑप्शन है गुजरात है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, या मध्य प्रदेश है। तो आप इसका जल्दी से आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले अगर पंचायती उन्नति सूचकांक की बात करें हम, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बातें कही जा रही है किसकी, तो गुजरात की, ठीक है, तो गुजरात की देखा जाए तो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पहले स्थान पर है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्लोजल बायोसाइंसेज किस देश की बायोटेक कंपनी है जिसने कि डायर वुल्फ की विलुप्त प्रजाति के लिए जीवित करने की सफलता प्राप्त की है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन है जर्मनी है, फ्रांस है, यूक्रेन है, और अमेरिका है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें तो अमेरिकी एक कंपनी है जो कि आप देख सकते हैं क्लोजल, जो कि बायोसाइंसेस एक कंपनी अमेरिकी कंपनी है जिसने कि डायर वुल्फ की विलुप्त प्रजाति की फिर से जीवित करने के लिए सफलता प्राप्त की है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लगा देंगे आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 का आयोजन कहाँ पर की गई, ठीक है, तो ऑप्शन है काठमांडू में, नेपाल में, बैंकॉक थाईलैंड में, नई दिल्ली भारत में, या फिर ढाका बांग्लादेश में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 की, तो ये काठमांडू नेपाल में इसका आयोजित की गई है, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि अमल साध चीकू का संबंध किस राज्य से है जिसे कि GI टैग प्रदान किया गया, ठीक है, तो ऑप्शन है हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, या फिर मध्य प्रदेश है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अमल साध चीकू की बात करें हम तो इसका संबंध कहाँ से, गुजरात से है, ठीक है, जिसे कि GI टैग प्रदान किया गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि भारत के पहली हिमालयी जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन है उधमपुर, शिमला, सोलन और अल्मोड़ा। तो आप इसका जल्दी से आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बातें हो रही भारत का पहला जो कि हिमालय जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो आप देख सकते हैं कहाँ पर, तो उधमपुर में, कहाँ उधमपुर में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ऑप्शन जापान है, फ्रांस है, अमेरिका है, या फिर भारत है। तो दोस्तों 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी की बात की जाए तो इसे कौन करेगा, तो अमेरिका करेगा, ठीक है, तो आप अमेरिका को लगा देंगे आंसर। दोस्तों यहाँ अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन 11 अप्रैल को, 12 अप्रैल को, 18 अप्रैल को, या फिर 22 अप्रैल को।
तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि 12 अप्रैल को जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ देश साझेदारी संरचना CPA पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मॉरिशस या फिर मेडागास्कर है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हैं मॉरिशस की, ठीक है, आप देख सकते हैं कि मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश साझेदारी संरचना में हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं और आपके एक प्रैक्टिस करने का एक बहुत में अच्छा प्लेटफॉर्म मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, यदि दोस्तों इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो किसी भी एग्जाम्स को, मैं ये नहीं पर्सनली बोल रहा हूँ कि आप रेलवे का ही, SSC का ही, चाहे स्टेट पुलिस का, नहीं, आप किसी भी आप एग्ज़ाम्स के लिए आप जो है आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बेनिफिट करेंगे, एग्ज़ाम्स में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, इसलिए हमारे साथ आप बने रहें और इसका आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। और इसे और डिटेल्स में अगर आप इसका विद डिस्कशन के साथ आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में वहाँ एक बना हुआ है सभी का अलग अलग, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैं उन्हीं सारे क्वेश्चन का एक समरीज करके एक जगह लाने का प्रयास किया हूँ ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर एक निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? ठीक है, तो देख सकते हैं एक ऑप्शन है बल है, विद्युत धारा है, वेग है या फिर कार्य है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है कि मूल भौतिक राशि की। ठीक है, तो आप बताने के प्रयास करेंगे कि कौन सी में से मूल राशि है। ठीक है, आप जल्दी से इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों अगर विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जब विद्युत धारा को लगाने के प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि शक्ति का मात्रा क्या है। ठीक है, तो आप बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है हर्ट है, वाट है, वोल्ट है या फिर न्यूट्रॉन है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों शक्ति की मात्रा की बात की जाए तो क्या है? वाट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर वाट को लगाकर निकल जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो ऑप्शन है एम्पियर है, कूलॉम्ब है, वोल्ट है या फिर वाट है या उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों विद्युत शक्ति की इकाई की बात करें तो क्या हमारा है? वाट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर वाट लगाकर निकल जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि बल का मात्रक है। ठीक है, तो फेराडे है, न्यूटन है, फर्मी है या फिर रदरफोर्ड है। तो आप इसका लगाने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों बल की अगर मात्रा की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? न्यूटन है। ठीक है, आप यहाँ पर न्यूटन को लगाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ठीक है कि कार्य का मात्रक क्या है? ठीक है, जूल है, वाट है, न्यूटन है या फिर डाइन है। तो आप इसका लगाने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों कार्य की मात्रा की बात की जाए तो यहाँ जूल है। क्या है? जूल है। आप इसे जूल लगाकर आगे निकल जाइए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि आवृत्ति को मापा जाता है किस में? हर्ट्ज में, रेडियन में या मीटर पर सेकेंड में या फिर वाट में। तो आप इसका आंसर लगाने के प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, तो हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। तो आप यहाँ पर हर्ट्ज को लगाकर निकल जाएंगे। देखिए तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आवृत्ति जो कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो अभी जस्ट हमने देखा। ठीक है, तो क्या? तो आवृत्ति को यहाँ पर मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आवृत्ति को लगा दीजिए सर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ओम मीटर मात्रा के किसका है? तो ऑप्शन एक है प्रतिरोध का और उसके बाद प्रतिरोधकता का, चालक तत्व का या फिर आवेश का। तो आप इसका आंसर लगाने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों आवृत्ति की बात करें हम तो आप ओम मीटर की बात करें हम तो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? प्रतिरोधकता का क्या है? मात्रा का। ठीक है, तो आप इसको जो कि ओम मीटर मात्रा किसका है? तो प्रतिरोधकता का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। ठीक है, देख सकते हैं कि प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन है दूरी की, आयु की, समय की या फिर प्रकाश की तीव्रता की। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों प्रकाश वर्ष की बात की जाए तो दूरी की क्या है? एक इकाई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर दूरी किसकी है? तो प्रकाश वर्ष की इकाई है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन एक है कि वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। बी ऑप्शन है वह वर्ष जिसमें कि कार्यभार हल्का रहा हो। ऑप्शन सी है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। या डी ऑप्शन है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो आप इसका आंसर लगाने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात की जाए प्रकाश वर्ष की, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ठीक है, जो कि प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। तो आप इसको लगाकर निकल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। यानी खगोलीय दूरियाँ जो प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन है कि तारकीय पिंडों के बीच की दूरियाँ परिवर्तित नहीं होती हैं, या तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है, या प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करती है, या प्रकाश की गति यानी स्पीड सदैव एक समान होती है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि डी ऑप्शन जो है प्रकाश की गति जो है स्पीड जो है सदैव एक समान होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसका आंसर याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर कितना को, यानी एक पार्सेक कितना के बराबर होता है? जो कि तारे संबंधी दूरी मापने का मात्रक है, ठीक है। तो कितने के बराबर होता है? तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों एक पार्सेक की अगर बात करें हम, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कितना है? तो 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 3.25 प्रकाश वर्ष लगाने के प्रयास करेंगे एक पार्सेक, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि पार्सेक जो कि मात्रक है किसका? दूरी की, समय की, या प्रकाश की चमक की, या फिर चुंबकत्व बल की, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों जस्ट अभी देख कर आ रहे हैं, ठीक है, पार्सेक किसकी है? तो दूरी की क्या है? मात्रक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लगा देंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि माप की कौन सी इकाई को 0.3 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है मिलीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, या फिर डेसीमीटर है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों अगर बात करें हम, तो अगर सेंटीमीटर की बात करें हम, तो देख सकते हैं कि माप की एक सेंटीमीटर इकाई है जो कि 0.3 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लगाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि एम्पियर मापने की इकाई है, ठीक है, क्या है? तो ऑप्शन वोल्टेज है, प्रतिरोध है, विद्युत धारा है, या फिर पावर है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों अगर एम्पियर की बात करें हम, तो इसके मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है? एम्पियर विद्युत धारा, ठीक है। तो एम्पियर मापने की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, या ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है, ठीक है। तो आप ये बताने का प्रयास करेंगे। देखिए तो अगर मेगावाट बिजली का मापने की इकाई की बात करें हम, जो उत्पादित की जाती है, ठीक है, तो आप इसका आंसर ए लगाकर निकल जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता, ठीक है। तो प्रतिबल की, विकृति की, बल की, या फिर दाब की, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। और आप दोस्तों कहीं भी पढ़े हैं, ठीक है, जैसे भी पढ़े हैं, तो आप अपने नॉलेज को यहाँ पर, ज्ञान को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि आपको कितना पढ़े हैं और आप कितने अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने नॉलेज को आप अपना दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर ऑप्शन सी की बात की जाए, तो विकृति की बात की जाए, तो विकृति की कोई मात्रक यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है, कि सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है और इसका सही उत्तर बताना, ठीक है। तो एक तरफ देख सकते हैं इकाई दे रखा है और एक तरफ से क्या है? प्रचाल दे रखा है, ठीक है। तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे कि वाट हो गया, नॉट हो गया, नॉटिकल मील हो गया और कैलोरी हो गया। और एक तरफ क्या हमारा है? उष्मा है, नौ संचालन है, और समुद्री जहाज की गति है और शक्ति है, ठीक है। तो दोस्तों अपने एक नोट पैड में आप इसको अपने तरीक़ा से जो है आप उसको कट कुट करके आंसर आप बनाने के प्रयास करेंगे, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ बात करें हम वाट की, ठीक है, तो वाट का आप देख सकते हैं इसकी क्या होगा, शक्ति होगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो है अपने एक रफ में नोट पैड में आप कर ले, ठीक है। और अगर नोट की बात करें हम दोस्तों, तो देख सकते हैं नोट क्या है, तो एक हमारा क्या है, समुद्री गति की जो है क्या है यहाँ पर गति, ठीक है। आप यहाँ पर समुद्री जहाज की गति, ठीक है। और नॉटिकल मील की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, तो नौ संचालक है, ठीक है। और कैलोरी की बात करें तो क्या हमारा उष्मा है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है इसका आंसर एक रफ में आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है, कि एंगस्ट्रम इकाई है, ठीक है, किसकी है। ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य की है, आवृत्ति की है, ऊर्जा की है, या फिर वेग की है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तरंगदैर्घ्य इकाई की बात करें हम तो किसकी है, आप देख सकते हैं एंगस्ट्रम की, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है, कि एंगस्ट्रम की इकाई क्या है, तरंगदैर्घ्य, ठीक है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, तो तरंगदैर्घ्य की है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ सेम कोड के माध्यम से आपको बताना है, सूची 1 से सूची 2 में लगाना है, ठीक है। कि एक तरफ आपको जो है मात्रा दिया हुआ, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको क्या इकाई दिया हुआ, ठीक है। तो आप बताने के प्रयास करेंगे कि सूची 1 में क्या है, उच्च वेग है, और बी में तरंगदैर्घ्य है, सी में दाब है, एक तरफ से ऊर्जा है, ठीक है। तो इसकी आपको जो इकाई बताना है, ठीक है, कि मैक है, एंगस्ट्रम है, पास्कल है, और इसकी जूल है। तो दोस्तों इसको आप अपने स्तर से आप इसके आंसर क्रम वाइज लगाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, और उच्च वेग की बात की जाए तो इसकी क्या होगी, मैक संख्या, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर तरंगदैर्घ्य की बात करें हम तो एंगस्ट्रम में भी सही है, और दाब की क्या है, पास्कल होता है, ठीक है, और ऊर्जा जूल की, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इसके आंसर क्रम वाइज लगाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था, ठीक है। दोस्तों मैं सभी सब्जेक्ट से मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे साइंस हो, और करंट अफेयर हो, ठीक है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 पेपर का मैं एक साथ आपके सामने मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ताकि आप सभी सब्जेक्ट से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो चलिए बताने के प्रयास करेंगे कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था, ठीक है। तो ऑप्शन है 1350 एडी में, 1498 एडी में, या फिर 1530 एडी में, या फिर 1612 एडी में। तो आप इसके आंसर फास्ट बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वास्को डी गामा की बात करें तो 1498 एडी में जो भारत कालीकट पहुंचा था, ठीक है। तो आप इसका लगाने के प्रयास करेंगे, और इसका अगर आप डिटेल्स में आप इसका विथ डिस्कशन के साथ देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पर जाइए, और वहाँ पर प्ले लिस्ट में बना हुआ है, आप वहाँ पर जाकर आप सभी सब्जेक्ट का आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, विथ डिस्कशन में के साथ। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं इसलिए मैं क्वेश्चन सारे लेकर आया हूँ ताकि आप कितने पढ़े हैं और अपने यहाँ पर नॉलेज को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, कि निम्न में से कौन जो कि नीला जल की बात करें दोस्तों, ठीक है, नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन है द अल्मीडा है, अल्बुकर है, या फिर डुप्ले है, या फिर रॉबर्ट क्लाइड है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर नीला जल अगर योजना की बात करी जाए ब्लू वाटर नीति की, तो इसे फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा इस चीज़ को लाया गया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसका आंसर लगाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। ऑप्शन एक डच है, फ्रांसीसी है, अंग्रेज है, और पुर्तगाली है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मध्यकाल की बातें हो रही है, ठीक है। तो भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर पुर्तगाली के नाम लगाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पुर्तगाली उपनिवेशक का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन है डियाज है, अल्मीडा है, वास्को डी गामा है, या फिर अल्बुकर है, ठीक। आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर अल्मीडा की बात करें हम तो देख सकते हैं कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था जो भारत में हुआ था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ एक सूची है और इसके माध्यम से बताना है कि एक तरफ देखते हैं कि समुद्री यात्री है और दूसरी तरफ से देश है। तो यही बताना है कि कौन सा यात्री किस देश के थे, ठीक है। तो आप इसका आप एक कोड के माध्यम से आप अपने एक रफ पेज में आप अपने तरीक़ा से इसमें आप आंसर कर लें, ठीक है। तो देखिए वास्को डी गामा की बात करें तो वास्को डी गामा एक कहाँ का रहने वाला था जो आया था भारत में, तो ये कहाँ के था, पुर्तगाल के था, ठीक है। तो आप इसको लगाएंगे।
क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें दोस्तों, इसका संबंध कहाँ से था? स्पेन से था, ठीक है। अगर कैप्टन कुक की बात करें हम, तो इसका संबंध कहाँ से था? तो ग्रेट ब्रिटेन से, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर अगर हम तस्मान की बात करें हम, तो इसका संबंध कहाँ से था? हॉलैंड से था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर लगाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, ठीक है। तो देखते हैं, वास्को डी गामा था, बार्थोलोम्यू डायज था, अल्बुक्स था, या फिर जॉर्ज ऑक्सडन था, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम, ठीक है, आप देख सकते हैं कि भारत में पुर्तगाली शक्ति के अगर वास्तविक अगर संस्थापक की बात की जाए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कौन था? तो अल्बुकर्क था, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसका नाम याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन दोस्तों कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। बी ऑप्शन है कि अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। सी ऑप्शन है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डी ऑप्शन है कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ठीक है। तो आप इसका आंसर लगाने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, ऑप्शन की बात करें हम, तो पहला ऑप्शन दे सकते हैं कि पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में लगाया था, ना कि 1499 में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहला आंसर गलत है, ठीक है। बाकी आपका सारे सही है कि बी ऑप्शन है कि अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपके जो है सभी सही है, लेकिन आपको पहला जो है गलत है। 1499 नहीं होगा कि बल्कि 1510 होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, ठीक है। तो ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कि कोचिन है, कन्नौर है, और दमन और दीप है, गोवा है, ठीक है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, पुर्तगालियों ने भारत में देखा जाए तो सबसे पहले अगर दुर्ग का जो निर्माण किया था वो कहाँ पर किया था? कोचिन में किया था। कहाँ पर किया था? कोचिन में किया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है कि अंग्रेज है, पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है, या फिर आप देख सकते हैं कि वो की बातें हो रही, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, यहाँ आप ठीक है देखिएगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात की जाए तो देखा जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यूरोपियों में पुर्तगाली जो कि भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है पुर्तगाली का नाम को याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, कि बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली के द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। यानी कि बंगाल में जो फैक्ट्री लगाए गए थे उनमें से एक फैक्ट्री जो कि पुर्तगालियों के द्वारा लगाई गई थी, स्थापित किए गए थे। तो ऑप्शन है बांदेल है, हुगली है, चिंसूरा है, या फिर श्री रामपुर है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हुगली की बात करें हम तो हुगली जो है पुर्तगाली के द्वारा स्थापित की गई एक बंगाल में फैक्ट्री थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लगाएंगे। नंबर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि पांडिचेरी जो कि वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दो ऑप्शन है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीन ऑप्शन है कि अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सही पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन ए की बात करें हम तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति कौन थे? पुर्तगाली थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो ऑप्शन ए को यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसी वासियों ने, या फिर डेनमार्क वासियों ने, या फिर अंग्रेजों ने। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुर्तगालियों ने जो कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए एक अड्डा बनाया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता के संस्थापक था। ठीक है, तो ऑप्शन है चार्ल्स आयर था, गेरोल्ड अंगिया था, जॉब चार्लोक थे या फिर विलियम्स नॉरिस थे। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर कलकत्ता के संस्थापक की बात की जाए तो जॉब चार्लोक थे। ठीक है, तो आप इनका नाम को याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था। ठीक है, तो आप ऑप्शन दे सकते हैं कि पुर्तगाली थे, फ्रेंच थे, डच थे या फिर डेनिश थे। तो आप इसके आंसर लगाने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी यानी कि एक साथ मिलकर पूंजी कंपनी जो किस लोगों ने आरंभ किया था, तो वो डचों के द्वारा किया गया था। किसके? तो डचों के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के राज क्या था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी के सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। यह भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन पे अपनी सेवा में लगा सकता था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्या कारण था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता हो गई थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम तो पहली ऑप्शन दे सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। बिल्कुल सही है, ये तो कमी थी ही। ठीक है, सफलता के कारण। उसके बाद बी ऑप्शन दोस्तों कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों देखते सी ऑप्शन है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना के अभाव तो था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छे वेतन पर सेवा में लगा सकता था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इस प्रकार से ऑप्शन जो है आप 1, 2, तीनों यहाँ पर सही लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसने भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से बहुत सारे कंपनी हैं, इनमें से किससे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन है लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी या द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज या फिर ऑस्टेंड कंपनी। ठीक है, तो आप इसके आंसर जल्दी से बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कौन सी कंपनी है, तो जल्दी से बताने के प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं कि लिवेंट कंपनी की बात की जाए तो ब्रिटिश कंपनियों में एक जो लिवेंट कंपनी थे, जिसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। ठीक है, तो देख सकते हैं कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी का गठन हो रहा है भारत में व्यापार करने के लिए। ठीक है, अपना उपनिवेश लगाने के लिए। तो उस समय भारत में कौन सा बादशाह था, किस मुगल बादशाह के शासनकाल चल रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन है अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है या औरंगजेब है। तो आप इसका आंसर लगाने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, जब लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की गठन हो रहा था, उसमें भारत में देखा जाए तो कौन था, अकबर यहाँ के बादशाह था। ठीक है, तो आप यहाँ पर अकबर के नाम को याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, यानी कि कारखाना को स्थापित किया, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जब जो गठन हो रहा था इंग्लैंड में, तो उसका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यह कारखाना स्थापित होने की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन है अकबर है, शाहजहां है, जहांगीर है या फिर औरंगजेब है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जब भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया जा रहा था, तो उस समय देखा जाए तो मुगल सम्राट कौन था, जहांगीर था। ठीक है, तो आप यहाँ पर जहांगीर का नाम लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ठीक है, तो ऑप्शन है गोवा में, बंगाल की हुगली में या फिर आरकोट में या फिर सूरत में। ठीक है, तो 1613 की बातें हो रही दोस्तों। ठीक है, तो आप बताएंगे पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। ठीक है, चलिए
देखिए दोस्तों 16 में अगर बात की जाए तो पहली जो अस्थायी कंपनी जो लगाया गया था, ठीक देख सकते हैं कहाँ पर, सूरत में लगाया गया था। ठीक है, तो आप सूरत में यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी पुणे में, पांडिचेरी में, गोवा में या फिर सूरत में। तो आप इसके आंसर लगाने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर पहली फैक्ट्री की बात करें हम तो 1613 में कहाँ, तो सूरत में लगाया गया था। ठीक है, तो आप यहाँ सूरत लगा देंगे आंसर। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन है विलियम्स हॉकिंस, थॉमस रो, थॉमस बेस्ट या फिर जोसियस चाइल्ड्स। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को, ठीक है, स्वाली के स्थान पर हराया था। ठीक है, तो आप इसे आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ थॉमस अगर बेस्ट की बात करें हम तो एक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। ठीक है, तो आप इनका नाम को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना को स्थापित किया था। ठीक है, तो डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या फिर पुर्तगालियों ने। तो आप इसके आंसर लगाने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। कौन थे, तो अंग्रेजों ने। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा जो है सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया। ठीक है, तो चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी कि व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिल गया था। ठीक है, यानी कि 1613 में अस्थायी कंपनी लगाए थे। ठीक है, तो ऑप्शन है बेंगलोर में, मछलीपट्टनम में, मद्रास में या फिर सूरत में। ठीक है, तो आप ये बताएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर 1613 की बातें हो रही है और ईस्ट इंडिया कंपनी की बातें हो रही है कि इन्होंने अपने जो कि व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति कहाँ पर मिला था, सूरत में मिला था। ठीक है, और यहीं पर इन्होंने अस्थायी रूप से अपनी कंपनी को स्थापित कर लिया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंटी कहाँ थी। ठीक है, तो सूरत में, बॉम्बे में, सतारा में या फिर पणजी में। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। ठीक है, तो सूरत में, बॉम्बे में, सतारा में या फिर पणजी में। दोस्तों अगर यहाँ बात करें हम तो देख सकते हैं कि सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंटी थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन है वाराणसी है, कानपुर है, पटना है या फिर इलाहाबाद है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है, तो जल्दी से बताएंगे वाराणसी है, कानपुर है, पटना है या फिर इलाहाबाद है। तो दोस्तों यहाँ पर कानपुर की बात करी जाए तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं सभी आपको सब्जेक्ट से मैं क्वेश्चंस आपके सामने मैं एक मिसलेनियस करके लाया हूँ ताकि आपके एग्जाम्स में हर प्रकार से क्वेश्चन लड़ने की पूरी संभावना है दोस्तों यहाँ से। ठीक है, अगर आप इस तरीक़ा से कम मेरे साथ अगर 50 सेट अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कोई एग्ज़ाम छोटा ना कोई एग्ज़ाम बड़ा। ठीक है, अपने आप में सभी एग्ज़ाम्स का एक रुतबा है और अपनी एक उनकी पहचान है। ठीक है, अगर आप सही ढंग से मेहनत नहीं करेंगे तो आपके लिए चाहे एग्ज़ाम छोटा हो चाहे एग्ज़ाम से बड़ा हो, सभी आपका लिए रिजल्ट निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसा तैयारी करें कि आपको कोई भी एग्ज़ाम्स में बैठे तो आपकी रिजल्ट वहाँ पर पक्की हो जाए। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि भागलपुर है, फतेहपुर है, उत्तरकाशी है या फिर कानपुर है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर उत्तरकाशी की बात करें हम तो उत्तरकाशी जो है यहाँ पर जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, बल्कि आपको भागलपुर, फतेहपुर, कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ अगला क्वेश्चन दे सकते हैं कि लेह अवस्थित है। ठीक है, किस नदी के तट पर, तो झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर या सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो आप इसका आंसर लगाने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ बात करें सिंधु नदी के दाएं तट पर जो है झेलम नदी अवस्थित है, सॉरी लेह अवस्थित है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आप इसका लगाने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है गोरखपुर राप्ती के किनारे है, या फिर जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, लुधियाना रावी नदी के किनारे है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। तो आप इसका आंसर लगाने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है। तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, लुधियाना रावी नदी के किनारे, या फिर सूरत ताप्ती नदी के किनारे। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि लुधियाना जो है रावी नदी बल्कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार से आप जो है इसके आंसर आप लगाकर निकल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, ठीक है। तो बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है कोटा जो चंबल नदी के किनारे, भुवनेश्वर महानदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे। तो दोस्तों, इसका जल्दी से आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कोटा जो है चंबल नदी किनारे बिल्कुल सही है, जबलपुर नर्मदा के किनारे बिल्कुल सही है, सूरत ताप्ती किनारे बिल्कुल सही है, जबकि आप देख सकते हैं कि आपको भुवनेश्वर जो है महानदी के किनारे नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैच करना है, एक तरफ शहर है और एक तरफ से नदी के तट पर अवस्थित जो देश है, शहर है। आप उसको बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आप बताइएगा। तो दोस्तों, ए में दे रहा है शहर में जबलपुर नर्मदा के किनारे हैं, हैदराबाद कृष्णा के किनारे, या फिर कोटा चंबल के किनारे, या फिर नासिक गोदावरी के किनारे। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर जबलपुर की बात करें नर्मदा के किनारे बिल्कुल सही है, ठीक है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कोटा चंबल किनारे बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से नासिक जो है गोदावरी किनारे बिल्कुल सही है, जबकि दोस्तों हैदराबाद की बात की जाए तो कृष्णा नहीं बल्कि मूसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि अहमदाबाद साबरमती किनारे, कोटा चंबल के किनारे, हैदराबाद कृष्णा नदी किनारे, नासिक जो कि गोदावरी नदी किनारे। दोस्तों, जैसा कि जस्ट पिछले क्वेश्चन मैंने देखा, ठीक है, कि आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अहमदाबाद साबरमती किनारे बिल्कुल सही है, कोटा चंबल किनारे बिल्कुल सही है, और नासिक गोदावरी किनारे बिल्कुल सही है, जबकि हमारा हैदराबाद कृष्णा नहीं बल्कि मूसी नदी किनारे स्थित है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसके आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर भी सेम आपको सुमेलित करना है, आप इसको कीजिए, ठीक है। एक तरफ आपके नगर है और दूसरी तरफ से समीप जो वर्ती जो नदी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, बैतूल की बात करें हम तो आप जैसे बैतूल है, जगदलपुर है, जबलपुर है, उज्जैन है, और एक तरफ देखिए दोस्तों समीपवर्ती जो नदियाँ हैं आप देख सकते हैं इंद्रावती है, नर्मदा है, क्षिप्रा है, या फिर ताप्ती है। तो आप इसके आंसर लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बैतूल की बात करें हम तो ताप्ती नदी किनारे जो कि एमपी की बातें हो रही, ठीक है। उसके बाद जगदलपुर की बात करें हम तो छत्तीसगढ़ की बातें हो रही है, तो आप इंद्रावती चल जाइए। उसको जबलपुर की बात करें दोस्तों तो आप नर्मदा के पास चल जाइए, और उज्जैन की बात करें हम तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 74 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी आपको एक तरफ से प्रसिद्ध जो कि स्थल है और एक तरफ से नदी है, ठीक है। तो आप इसको लगाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए दोस्तों, एक में लिखा गया है कि पढ़रपुर जो कि, और एक तरफ तिरुचिरापल्ली है और हम्पी है, ठीक है। और नदी की बात करें हम तो ए में चंद्रभागा नदी है, बी में कावेरी है, और सी में मालप्रभा नदी है। तो आप इसका आंसर लगाने के प्रयास करेंगे कि इनमें से कौन सा सुमेलित है। देखिए सुमेलित की बातें कही जा रही है, ठीक है। तो आप इसका लगाने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें हम तो पढ़रपुर जो कि चंद्रभागा नदी बिल्कुल सही है, और तिरुचिरापल्ली कह गया तो कावेरी बिल्कुल सही है, और हम्पी जो है यहाँ देख सकते हैं मालप्रभा नहीं बल्कि आप जैसे तो हम्पी तुंगभद्रा नदी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर 1 और 2 सही आप यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कश्मीर में जो कि पहलगांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन है सयोक नदी किनारे, लीटर नदी के किनारे, झेलम के किनारे, या फिर चिनाब नदी के किनारे, या इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
दोस्तों यहाँ पर बात करें कश्मीर में, अगर पहलगाम की बात करें हम, ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ ये जो लीडर है, ठीक है, आप यहाँ पर इसको लीडर को याद रखिएगा, ठीक है, ये लीडर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है, महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक है, तो ऑप्शन है महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, या हिमालय की उत्पत्ति से, या ज्वालामुखी के विस्फोट से। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ महाविस्फोट की अगर बात करें हम, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, किससे संबंधित है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसके आंसर को लगाएंगे, ठीक है। दोस्तों अगर इस तरीक़ा से आप हर एक तरीक़ा से आप मेरे साथ आप बने रहें, ठीक है, मैं आपको कम से कम 50 सेट कराऊंगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि आप किसी भी एग्जाम दोस्तों आप आराम से जो है आराम से क्वेश्चन वहाँ पर जाके लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मेरे साथ केवल बने रहें, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं इसमें हम सब। देखिए दोस्तों, आकाश गंगा जो कि मिल्की वे जो वर्गीकृत की गई है, ठीक है, तो ऑप्शन है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में है, विद्युत गैलेक्सी के रूप में है, या अनियमित गैलेक्सी के रूप में है, या गोलाकार गैलेक्सी के रूप में है। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है, आप इसका आंसर जल्दी बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, आकाश गंगा की बातें हो रही है, मिल्की वे की बातें हो रही है, ठीक है, तो इसकी जो किसी वर्गीकृत आकृति है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा सर्पिलाकार जो कि गैलेक्सी के रूप में है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, ठीक है। देख सकते हैं कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो ऑप्शन है 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, या 25 करोड़ वर्ष, या फिर 50 करोड़ वर्ष। तो आप इसका आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को जो है कितना, तो 25 करोड़ वर्ष समय लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लगा देंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि तारों का रंग के सूचक क्या है, ठीक है। तो उसकी ज्योति का, सूर्य से दूरी का, उसकी पृथ्वी से दूरी क्या, या उसके ताप का, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हैं तारे के रंग का सूचक क्या है, तो उसके ताप का, ठीक है, क्या उसके ताप का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उसके आंसर लगाएंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से कि वह सीमा जिसके बाहर तारे जो आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन है चंद्रशेखर सीमा, हायल सीमा, या फिर एडी-गटन सीमा, या फिर फाउलर सीमा। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम चंद्रशेखर सीमा की बात करें हम, तो वह सीमा है जिसके बाहर तारे जो आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, ठीक है, उसे चंद्रशेखर सीमा कहलाती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे सकते हैं कि तारों के कारण जटिल आकाशीय परिघटना कौन सी है, ठीक है। तो ऑप्शन है ओजोन छिद्र है, इंद्रधनुष है, कृष्ण विवर है, या फिर धूमकेतु है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, तारे के अगर कारण की बात करें, घटित आकाशीय परिघटना की बातें करें हम, तो यह क्या है, कृष्ण विवर, यानी कि वही जो क्या है आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ बातें हो रही, ठीक है, कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो कृष्ण सी.वी. रमन ने, एस चंद्रशेखर ने, एच जे भाभा ने, या फिर हर गोविंद खुराना ने। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर कृष्ण छिद्र की बात करें हम, ठीक है, तो जो सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, तो एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो चलिए तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी, ठीक है। तो हरमन भांडी ने, या मेघनाथ साहा ने, एस चंद्रशेखर ने, या फिर जे.बी. नालिकर ने, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, ब्लैक होल की जानकारी की बात करें तो सबसे पहले एस चंद्रशेखर के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर एस चंद्रशेखर जी को नाम याद रखेंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। ब्लैक होल जो अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है, और इस गुण का कारण क्या होता है, तो आप इसका बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर हम बात करें
उच्च घनत्व होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो गुण के कारण क्या है, इसका है बहुत उच्च घनत्व है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप यहाँ ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सुपरनोवा है क्या है। ठीक है, तो एक ग्रहिका है, एक पुच्छल तारा है, एक ब्लैक होल है, या फिर एक मृत प्राय तारा है। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए तो सुपरनोवा की बात करें तो एक मृत प्राय क्या है, तारा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक मृत प्राय तारा को लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया। ठीक है, तो आप बताने के प्रयास करेंगे कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है। तो ऑप्शन है भारत तथा इंडिया, मंत्रिपरिषद है, और केवल भारत है, या हिंदुस्तान तथा इंडिया है, या भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का अगर उल्लेख जो है यहाँ पर भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है। तो एक राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, या राज्यों का यूनियन है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार बात करें हम तो ये क्या है, राज्यों का क्या है, एक यूनियन है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आंसर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इस प्रकार से अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लग रहा हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने के प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे कि अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 4 है, या अनुच्छेद 5 है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि संविधान के निम्नलिखित किस प्रावधानों के अंतर्गत, ठीक है, एक भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कि ऑप्शन अगर हम ई की बात करें, हम जो 5 में बात करें हम, तो इसमें बताया गया है कि भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार इसमें दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली आप ऑप्शन में आ सकते हैं कि ऑप्शन अगर सी की बात करें हम, तो इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रायोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ बातें कही जा रही है कि किसी भी नए राज्यों का निर्माण करना है तो इसके लिए 368 की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन अगर आप देख सकते हैं, तो अगर ए की बात करें हम तो संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल सही है। और बी ऑप्शन दोस्तों कि इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। ठीक है, और ऑप्शन डी है दोस्तों कि इस प्रायोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है दोस्तों संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। ऑप्शन बी है संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। ऑप्शन सी में संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर बात की जाए तो भारत में एक नए राज्य को सूचित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य होता है कहाँ, तो संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 91 क्वेश्चन देख सकते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने की सहमति की आवश्यकता है। ठीक है, तो राज्यों की विधानसभा सदन की, राज्यों के मुख्यमंत्री की, राज्य की, या फिर राज्य की नहीं। ठीक है, तो आप इसके आंसर से बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने की सहमति की आवश्यकता। दोस्तों यहाँ पर सहमति की आवश्यकता नहीं की बातें कही जा रही। ठीक है, यहाँ पर शायद मिस्टेक छूटा हुआ है। ठीक है, तो आवश्यकता नहीं होती किसकी, तो राज्यों की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती सहमति की। ठीक है, केंद्र सरकार वो खुद से जो है इस चीज़ को कर सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक
आप दे सकते हैं कि उपबंध नहीं है। ठीक है, आप बता सकते हैं कि किसी राज्य को क्षेत्र को बढ़ाकर, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ठीक है, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बातें हुई, ठीक है, कि कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। ठीक है, तो आप दे सकते हैं कि डी ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो एक राज्य जो संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा ऐसा उपबंध नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, जब भी करेगा तो संसद ही कर सकता है इस चीज़ को। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। ठीक है, संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है, तो ऑप्शन है नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्यों का प्रवेश। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, नए राज्यों की अगर बातें कही जाए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 3 की बात करें हम, तो इसमें नए राज्यों का गठन बिल्कुल सही बातें है, राज्यों के क्षेत्रों का परिवर्तन बिल्कुल सही है और राज्यों की सीमाओं में बिल्कुल सही है। जबकि ऑप्शन अगर डी की बात करें दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश की बात करें, तो अनुच्छेद 3 में इस बात को नहीं बताई गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सी बातें सही है। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर ऑप्शन ए की बात करें हम देख सकते हैं, ठीक है, कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए गए थे। ठीक है, तो आप बता सकते हैं, ऑप्शन है 14 राज्य 6 संघ राज्य, या फिर 17 राज्य या 6 संघ राज्य, या 14 राज्य या 8 संघ राज्य एवं 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। ठीक है, तो दोस्तों वही बातें कही जा रही कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि 1 नवंबर 1956 को जो बनाया गया था, उसमें देखा जाए तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें बनाया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं, ऑप्शन एक है 27 है, 29 है, 28 है या 30 है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब 2014 की बातें हो रही है, जब उसमें तेलंगाना राज्य जब अलग हुआ था, बनाया गया था आंध्र प्रदेश से, तो उस समय हमारे देश में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। लेकिन जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जब अलग कर दिया गया, तो उसके बाद जो है राज्यों की संख्या कितना 28 हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसके आंसर याद रखें। ठीक है, कि वर्तमान में कितने हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीप, गोवा और पुदुचेरी। तो आप बताएंगे इनमें से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर गोवा की बात करें तो गोवा जो है हमारा एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, बल्कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, दमन द्वीप है और पुदुचेरी है। ठीक है, तो इस सारे को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन है कि 67वां, 68वां, 69वां या फिर 70वां। ठीक है, तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे कि दिल्ली को राजधानी के क्षेत्र का दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत। तो दोस्तों 69वां संविधान संशोधन के तहत जो है दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 99 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो आप इसे गलत के बताने के प्रयास करेंगे कि गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी है दीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है, और दमन और दीप को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन के द्वारा गोवा से अलग किया गया। दादर और नागर हवेली वर्ष 54 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत में थे। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आप बातें करें जाए डायरेक्टली देखते हैं तो गलत की बातें की जाए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दादर और नागर हवेली 54 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत में थे। ये बिल्कुल बातें गलत है। जबकि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए की अगर बात करें हम,
तो आप देख सकते हैं कि गोवा को 87 पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, बिल्कुल सही है। द्वीप खंभात की खाड़ी की एक टापू है, बिल्कुल सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन के द्वारा गोवा से अलग किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सही देख सकते हैं, जो आपका डी गलत है, बाकी आपका 3 सही है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, ठीक है। तो सिक्किम भारत का एक राज्य जब बनाया गया था तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि 30वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत और 32वें संशोधन के तहत या फिर 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो दोस्तों आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सिक्किम की बातें हो रही है। सिक्किम की अगर देखा जाए तो 35वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को एक भारत का सह राज्य यानी कि एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, ठीक है। और बाद में 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जो है भारत का 22वां राज्य बना दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इसका याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर आप जरूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। दोस्तों सबसे ज़्यादा बड़ा चीज़ होता है प्रैक्टिस करना। आप पढ़ने के लिए तो बहुत सारे चीज़ों को पढ़ लेते हैं, लेकिन आपके पास प्रैक्टिस करने का समय नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के जो कि आपको प्रैक्टिस में कराने के लिए, प्रैक्टिस के साथ साथ और भी सारे सब्जेक्ट के लिए मैं आपके सामने मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसका देखिए और रिवीजन कीजिए, ठीक है। आप जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे आप एग्ज़ाम में उतना ही बेहतरीन आप क्वेश्चंस को सही करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।